हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी श्रृंखला का आज हमारा जो 7th क्लास की ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 3 है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है हमारा चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम देखेंगे भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में, और स्थलमंडलीय प्लेटों के बारे में भी देखेंगे कि स्थलमंडलीय प्लेट किन्हें कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं किन्हें कहते हैं? स्थलमंडल, जो हमारा स्थलमंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर 7 ऐसी बड़ी प्लेटें हैं। ये 7 ऐसी बड़ी प्लेटों में विभाजित है और कई छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग जो ये प्लेटें हैं, जो स्थलमंडल प्लेटों में विभक्त है, पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। इनमें हमेशा धीमी गति से गति होती रहती है, ये हमेशा घूमती रहती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जो पृथ्वी का अंदर मैग्मा है वो घूमता रहता है, जैसे कि इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और उन प्लेटों में गति होती रहती है, धीमी गति से वो घूमती रहती हैं। ऐसा होता है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वो भी एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेटों की इस गति के कारण, जो प्लेटों में एक गति होती है, धीमी गति होती है, पृथ्वी की सतह पर उसके कारण परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी पृथ्वी में जो गतियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गति उत्पन्न होती है। और ये बल कितने प्रकार के होते हैं? ये बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं। एक अंतर्जनित बल, दूसरे बहिर्जनित बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जनित बल, और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं बहिर्जनिक बल। अंतर्जनित बल जो होते हैं वो कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। यानी अंतर्जनित बल 2 प्रकार की गति उत्पन्न करते हैं। एक होती है आकस्मिक गति जो अचानक उत्पन्न होती है, और दूसरी होती है धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो जो आकस्मिक गतियां हैं उनमें कौन कौन शामिल है? आकस्मिक गति के कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, भूस्खलन आते हैं। ये सब आकस्मिक गति के कारण होने वाली क्रियाएं हैं। देखते हैं कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की हैं। यहाँ एक चार्ट में सब कुछ बताया गया है। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की हैं। दो बलों के कारण उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की गतियां। एक अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनित बल। जो अंतर्जनित बल है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आकस्मिक बल, दूसरा होता है पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के कारण उत्पन्न होते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। ये सभी आकस्मिक बल के कारण उत्पन्न होते हैं। जबकि जो पटल विरूपण बल है उसे कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, क्योंकि पटल विरूपण बल के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। इसलिए पटल विरूपण बल को पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं। दूसरा जो बल है वो है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल में शामिल होता है अपर्दन और निक्षेपण। नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा या पवन के द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण किया जाता है वो बहिर्जनित बल में शामिल होता है। तो अपर्दन और निक्षेपण किसके द्वारा होता है? नदी यानी बहते हुए जल के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा और हिमनद के द्वारा। ये सब इनके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है, जो कि बहिर्जनित बल के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है।
तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में आते हैं आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के कारण उत्पन्न होते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, जबकि पटल विरूपण बल के कारण पर्वतों का निर्माण होता है, इसीलिए इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। और बहिर्जनित बल में शामिल होता है अपर्दन और निक्षेपण। और किसके कारण होता है अपर्दन और निक्षेपण? नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा और हिमनदों के द्वारा। तो इनके द्वारा फिर विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है। जैसे यहाँ एक वर्ड दिया गया है स्थलमंडलीय प्लेट। स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई हैं। यानी भूपर्पटी में जो अनेक बड़ी और छोटी प्लेटें होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, इन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हैं, उन्हें कहते हैं स्थलमंडलीय प्लेट। ऐसा यहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। यहाँ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एंडो, एंडो का मतलब होता है अंत है, और एक्सो का मतलब होता है बाह्य। तो एंडो के साथ जैनिक जोड़ दिया, और जैनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। एंडो के साथ जैनिक जोड़ दिया यानी एंडोजेनिक, और एक्सो के साथ जैनिक जोड़ने पर एक्सोजेनिक, यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अब बात करते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यह है एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये मेंटल है, मेंटल परत, ये ऊपर की भूपर्पटी परत। और मेंटल में जहाँ मैग्मा इकट्ठा रहता है उसे कहते हैं मैग्मा कोस्ट। यानी जहाँ मेंटल में वो जगह जहाँ मैग्मा एक जगह इकट्ठा रहता है उसे कहते हैं मैग्मा कोस्ट। ये मैग्मा का निकास वेंट है, इसे कहते हैं निकास वेंट, यानी जिससे मैग्मा निकलता है। ये क्रेटर, और जो भी क्रेटर यानी जिस मुख से मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी, ज्वाला का मुख यानी ज्वालामुख, जिस छिद्र से ये मैग्मा निकलता है उसे कहते हैं क्रेटर। और जब ये क्रेटर विस्तृत हो जाता है, इस क्रेटर का रूप आकार बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं काल्डेरा। इससे निकलती हैं गैसें, राख। और जब ये बाहर आ जाता है, जब ये भूगर्भ के अंदर रहता है तब इसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब बाहर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तब इसे हम लावा कहते हैं। तो ये है ज्वालामुखी। बेसिक समझाया गया है बहुत। आगे की किताबों में हम इससे एडवांस भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब बात करते हैं भूकंप की। जब स्थलमंडलीय प्लेटों में गति होती है तो उसके कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कहते हैं? इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी भूकंप के भूपर्पटी के नीचे वो स्थान जहाँ पर कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी उद्गम केंद्र के ठीक सामने वाला स्थान जो होता है, ठीक विपरीत वाला स्थान भू सतह पर, उसे कहते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया है। एक भूकंप की उत्पत्ति, उद्गम केंद्र। यह है उद्गम केंद्र। वो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और इस उद्गम केंद्र के ठीक विपरीत वाला जो स्थान होता है भू सतह पर, सतह के ऊपर, उसे कहते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। इस एपिसेंटर में सर्वाधिक हानि होती है। यहाँ से तरंगे चारों दिशाओं में गति करती है। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। यह है प्लेट सीमा। इस अधिकेंद्र पर सबसे ज़्यादा विनाश होता है, और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, पी तरंगों को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरी होती है एस तरंगे, एस तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और तीसरी होती है एल तरंगे, एल तरंगों को कहते हैं पृष्ठीय तरंगे। तो आपको ध्यान रखना है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे जो प्राथमिक तरंगे होते हैं, प्राइमरी वेव्स, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, और एल तरंगों को पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। अब इससे आगे देखते हैं।
यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो हम इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। जैसे स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे वे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से पता लगाते हैं कि भूकंप की संभावना है या नहीं। तालाब में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, उससे भी पता लगता है। सांपों का धरातल पर आना, उससे भी पता लगता है भूकंप के बारे में। तो इन सभी घटनाओं के माध्यम से हम भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। गुजरात में भूकंप के द्वारा विनाश, आपको पता होगा गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को भीषण भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर थी 6.9। इसके कारण स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ये एक घटना दी गई है भूकंप के बारे में, जिसके कारण भुज में निराशाजनक हालत थे, क्योंकि जो भोजन कंबल दवाई थी वो लोगों तक सही समय पर नहीं पहुंच पाई थी। भुज में तबाही हो गई थी, क्योंकि फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे और शहर में कई स्थानों पर आग भी लगी थी, क्योंकि चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, और मुख्यमंत्री ने केंद्र से वित्तीय सहायता की अपील की थी। आगे देखते हैं भूकंप का मापन। भूकंप लेखी किसे कहते हैं? भूकंप का मापन हम एक यंत्र से करते हैं। तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, लेकिन ये पॉइंट इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता है वो संशोधित मार्केली स्केल पर मापी जाती है, जबकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की इंटेंसिटी मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मार्केली स्केल पर मापी जाती है, लेकिन इसमें दिया गया है कि रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता मार्केली स्केल पर मापी जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वह वस्तुओं की गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होती है, वह बहुत शक्तिशाली होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 होती है या उससे अधिक होती है, तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, ये बताया गया है। सुरक्षित स्थान है रसोई के काउंटर या फिर मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने, ये भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान होते हैं कि भूकंप के दौरान यहाँ आश्रय लें। इनसे दूर रहें। किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए भूकंप के दौरान? आग वाले स्थानों से, चिमनी के आसपास वाले स्थानों से, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। तो ये था भूकंप। अब इससे आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को। हमने देख लिया भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेटें, स्थलमंडलीय प्लेट, उसके रीजन, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, इनका बेसिक हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में। मुख्य स्थलाकृतियाँ, अपक्षय और अपर्दन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है पृथ्वी के बहिर्जनित बल के कारण। जो हमने भूकंप और ज्वालामुखी देखे थे वो अंतर्जनित बल का कारण थे, अंतर्जनित बल का परिणाम थे, जबकि जो मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं, जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है, यानी बहिर्जनित बल के कारण। तो अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय एक भौतिक प्रक्रिया है। जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर कर रह जाती हैं तो उसे कहते हैं अपक्षय। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। तो शैलों के अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाने को कहते हैं अपक्षय। और जब उस अपक्षय को, उस टूट फूट को, उस अवसाद को नदी या पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर या उड़ाकर ले जाती है, नदी बहाकर, पवन उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो उसे कहते हैं अपर्दन। और जब किसी दूसरे स्थान पर उसका निक्षेपण कर देती है तो उसे कहते हैं निक्षेपण, यानी किसी दूसरे स्थान पर उसे जमा कर देती है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे नदी के द्वारा किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या फिर अत्यधिक खड़ी ढाल वाली घाटी में नीचे गिरती है तो वो जलप्रपात बनाती है। जैसे नदी यहाँ एक खड़ी ढाल वाली घाटी में नीचे गिर रही है तो वो क्या करती है? कठोर शैल तो ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन जो मृदु शैल होते हैं,
जो कमज़ोर शैल होते हैं उन्हें नदी अपने जल के द्वारा काट देती है, तो उससे क्या होता है, एक खड़ी ढाल वाली घाटी का निर्माण होता है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जब नदी किसी खड़ी ढाल वाली स्थान से किसी कठोर शैल फिर खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ दिया भी गया है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है। और अन्य जलप्रपातों में दिए गए हैं नियाग्रा जलप्रपात, जो कहाँ है, उत्तर अमेरिका में है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और दूसरा दिया गया है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, विक्टोरिया जलप्रपात है अफ्रीका में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये पिछली साल 2023 के यूपीपीसीएस में पूछा गया था, विक्टोरिया जलप्रपात किन देशों की सीमा पर है। आगे देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प। तो विसर्प किसे कहते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है तो नदी के द्वारा बनाए गए उन मोड़दार मार्गों को ही कहते हैं हम विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। जैसे विसर्प है तो इनके किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। जब ये जो विसर्प होते हैं यहाँ ज़्यादा अपर्दन और निक्षेपण हो जाता है तो ये समय के साथ कट जाते हैं, जिसके कारण क्या बनता है, जिसके कारण एक अलग झील बनती है जिसे हम कहते हैं चाप झील। क्योंकि इसका आकार चाप के समान होता है तो इसे हम चाप झील कहते हैं। इसे गोखुर झील भी कहते हैं, धनुषाकार झील भी कहते हैं, कई नामों से इसे हम जानते हैं। तो जब विसर्प लूप होते हैं वो नदी से कट जाते हैं तो एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम कहते हैं चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप क्या होता है, जब नदी अपने तटों से बाहर बहेगी तो बाढ़ आएगी, तो फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। और जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ जो अवसाद बहा कर लाती है वो उसे वहाँ निक्षेपित कर देती है, जिसके कारण उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। उपजाऊ मैदानों का निर्माण ही नदियों के द्वारा होता है। तो नदी के द्वारा जो बाढ़ आती है उसके हानि भी होती है तो उससे लाभ भी होता है, क्योंकि नदी अपने द्वारा जो अपने साथ जो अवसाद बहा कर लाती है वो उसे वहाँ पर निक्षेपित कर देती है, जिसके कारण उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदानों का निर्माण होता है। तो जब बाढ़ के द्वारा कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में नदी महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, ऐसी मिट्टी और पदार्थों को हम अवसाद कहते हैं। और इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तटबंध किसे कहते हैं, जो नदी के दोनों किनारों होते हैं उसके उत्थित तटों को, नदी के जो उठे हुए तट होते हैं उन्हें कहते हैं तटबंध। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह जो होता है वो बहुत धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो नदी जब अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है उन्हें हम कहते हैं वितरिकाएं। आगे देखते हैं। जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो हम उन्हें वितरिका कहते हैं। यह है मुख्य नदी। और जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो गई है तो उसे हम वितरिका कहते हैं। और यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या बनता है, फिर डेल्टा बनता है। तो जो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उन्हें हम वितरिका कहते हैं। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, जिसके कारण उन मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं समुद्री तरंग के बारे में। समुद्री तरंग के द्वारा किस प्रकार से अपर्दन और निक्षेपण होता है। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। तो समुद्री तरंगों के द्वारा जो अपर्दन निक्षेपण होता है उसके कारण तटीय स्थलाकृतियों का विकास होता है। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। तो जब समुद्री तरंगें जो समुद्र में शैल होती हैं उनसे टकराती हैं तो वहाँ दरार विकसित होती है। समय के साथ ये दरारें बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, जिनको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये समुद्री गुफा का निर्माण यहाँ हो चुका है लहरों के टकराने के कारण। तो जब ये दरारें बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं इनको हम कहते हैं समुद्री गुफा।
इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है। जब ये गुफाएं और बड़ी होती जाती हैं क्योंकि तरंगें उसे काटती रहती हैं, तो जब इनमें केवल छत बच जाती है, जैसे यहाँ पर केवल छत बच गई है, आर पार ये दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं तटीय मेहराब। तो इन गुफाओं में जब केवल छत बच जाती है उससे तटीय मेहराब बनते हैं। और जब लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है तो उससे क्या बनते हैं? जब लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं, तो दीवार जैसी इन आकृतियों को हम कहते हैं स्टेक। यहाँ आप देख सकते हैं, जब लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है तो ये दीवार जैसी जो आकृति बच जाती है इसे हम कहते हैं स्टेक। तो आपको ध्यान रखना है समुद्री तरंगों के द्वारा कौन कौन सी आकृति बनाई जाती हैं? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को हम कहते हैं समुद्र भृगु। तो जो समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट होते हैं उन्हें हम समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। समुद्री तरंगे अपने साथ जो भी अवसाद लाती हैं उसे जब किनारों पर जमा करती हैं तो उससे समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, यानी बीचेस का निर्माण करती हैं। तो ये थे समुद्री तरंगे के द्वारा अपरदन और निक्षेपण। बेसिक है बहुत, इससे आगे हम जब 11th 12th के एनसीईआरटी करेंगे उसमें और ज़्यादा एडवांस दिया गया है, लेकिन आप उसे तभी समझेंगे जब आप बेसिक को समझ लेंगे। अब बात करते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? हिमनद का मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ और नद मतलब नदी, यानी बर्फ की नदी। हिमनद अथवा हिमानी, इसे हिमानी भी कहते हैं। बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश में मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। तो हिमनद के जो नीचे की चट्टान होती है, कठोर चट्टान, वो उनसे अपरदन करती है। हिमनद गहरे गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं और पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलती है तो उन गर्तों में जल भर जाता है, जिसके कारण वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े शैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो हिमनद अपने साथ जो भी तलछट बहा कर लाती है, जो भी पदार्थ लेकर जाती है, छोटे बड़े शैल हो, रेत हो, तलछट मिट्टी हो, तो जब उसे एक स्थान पर निक्षेपित करती है तो हम उसे कहते हैं हिमनद हिमोड़। आगे देखते हैं। हिमनद के कार्य देख लिए, नदी के कार्य देख लिए, समुद्री तरंगों के द्वारा कार्य देख लिए। अब बात करते हैं पवन के कार्य की। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तो अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक कहाँ है? पवन एक प्रमुख फैक्टर है अपरदन निक्षेपण का रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। तो रेगिस्तान में हमें विभिन्न प्रकार के छत्रक शैल मिलेंगे। इनका नाम छत्रक क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनकी आकृति छाते के समान होती है। जो इनकी नीचे की चट्टान होती है वो बहुत मुलायम चट्टान होती है, जिसे पवन काट छांट देती है, जबकि ऊपर की चट्टान कठोर होती है जो कि ऐसी ही रह जाती है, जिसके कारण इनका निर्माण छाते के समान होता है। मान लीजिए कि एक चट्टान है, इसे पवन अपरदित करके बहुत पतला सा कर देती है और ऊपर की चट्टान ऐसी ही रह जाती है, तो ये छाते की आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं छत्रक शैल। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों को आसानी से काट देती है, इसलिए ऐसा शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। यानी जो छत्रक शैल होते हैं उनके जो आधार होते हैं वो संकीर्ण होते हैं और जो उनका शीर्ष होता है वो विस्तृत होते हैं, वो बड़े होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। जब पवन चलती है तो अपने साथ रेत को उड़ाकर ले जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे पहुंचाती है। और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ी बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं बालू टिब्बा। यानी जब पवन चलती है तो अपने साथ रेत को उड़ाकर ले जाती है और उस रेत को जहाँ जमा करती है, जब पवन रुकती है तो उस रेत को एक जगह जमा करती है, जिससे बालू टिब्बों का निर्माण होता है। और जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर दिए जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे हम लोएस कहते हैं। यानी जो बालू कण बहुत महीन होते हैं तो पवन उन्हें उड़ाकर बहुत दूर तक ले जा सकती है और जब उन्हें एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर देती है तो उसे हम कहते हैं लोएस का मैदान। जैसे चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में जो विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं वो मंगोलिया के मरुस्थल से बने हैं। तो पवन अपने साथ जब बालू को बहुत दूर तक उड़ा कर ले जाती है तो वो विशाल लोएस के मैदानों का भी निर्माण करती है। तो आपको ध्यान रखना है पवन की स्थलाकृतियाँ, पवन के द्वारा बनाई गई विभिन्न स्थलाकृतियाँ, छत्रक शैल, बालू टिब्बा या लोएस का मैदान, ये सभी पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं।
ये था हमारा आज का वीडियो, आज का टॉपिक, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें देख लेते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा और समुद्री गुफा। तो शैल समुद्री गुफा समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। किनारों पर पुलिनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन शैल समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की जो निक्षेपण विशेषता है वो है हिमनद हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सभी घटनाएं होती हैं। तो ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। चाप झील पाई जाती है नदी घाटियों में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ज्योग्राफी की 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसका हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपने पहले दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।